कहते हैं कि अगर नसीब अच्छा हो और मूव वेल कैलकुलेटेड हो तो चेस की गेम में एक सिपाही भी किंग या क्वीन को ज़ेर कर सकता है। कुछ ऐसा ही हमें COP27 में देखने को मिला, जब अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की मुखालफत के बावजूद COP27 ने पाकिस्तान के दिए हुए एजेंडे लॉस एंड डैमेज फ़ंड को कायम किया। I welcome the decision to establish a loss and damage fund. आज की तमाम न्यूज़पेपर्स में और उसके अलावा इंटरनेशनल मैगजीन में ये टॉप की स्टोरी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लॉस एंड डैमेज फ़ंड को सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल मिनिस्टर श्री रहमान ने यह भी कहा है कि ये हम 30 साल से इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और ये क्लाइमेट जस्टिस की तरफ पहला स्टेप है। कुछ इसी तरह के बयानात आपको फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नज़र आएंगे। लेकिन आज की स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान कामयाब हुआ US और यूरोपियन कंट्रीज़ की मुखालफत के बावजूद लॉस एंड डैमेज फ़ंड को कायम करने में। और उसके अलावा ये लॉस एंड डैमेज फ़ंड चीज़ क्या है, ये क्या है, आखिर ये क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट क्या है और इसका फ़ायदा जो है वो कैसे नीचे ट्रांसलेट होगा। मेरी इससे पहले एक COP27 पे वीडियोस बनी हुई है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देख लें। इसके अलावा अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लॉस एंड डैमेज क्या है और क्लाइमेट जस्टिस का क्या कंसेप्ट क्या है। क्लाइमेट जस्टिस के कंसेप्ट के मुताबिक इस वक्त जितनी भी कार्बन एमिशन हो रही है वो दुनिया के बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से हो रही है, यानी कि चाइना, अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जहाँ दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। जबकि स्मॉल कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़, जिनकी कार्बन एमिशन इसलिए कम है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के इस वक्त जो इंटरनेशनल कार्बन एमिशन है वो 0.64% है, जबकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की 53% कार्बन रिलीज़ कर रहा है। कार्बन एमिशन हर कंट्री की बराबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कंट्रीज़ कम कार्बन एमिशन कर रही हैं वहाँ पे कैटास्ट्रॉफीज़ ज़्यादा आ रही हैं। जैसा कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ हर साल कोई ना कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी क्लाइमेट चेंज की वजह से आ जाती है। इसके बावजूद कि इसका इंटरनेशनल कार्बन एमिशन में कोई ख़ास हाथ नहीं। अब ऐसे में दूसरी टर्म सामने नज़र आती है जिसे कहते हैं लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज से मुराद है कि वो लॉसेस जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कैटास्ट्रॉफी आई है उसके अंदर आते हैं। उसे हम दो चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इरिपेयरेबल लॉसेस में वो लॉसेस आ जाती हैं जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंसानी ज़िया हो जाता है, कल्चरल डैमेज हो जाता है, उसके अलावा आपकी थोस फिर माइग्रेशन होती है तो एक सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है जो कि इरिपेयरेबल होता है। और दूसरे होते हैं जो रिपेयरेबल डैमेजेस होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो गया, जैसे सड़कें, रोड वगैरह जो है वो। आर्टिकल 8 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के अंदर लॉस एंड डैमेज का वर्ड यूज़ किया गया था, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिपरेशन के तौर पर या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पर, ताकि वो इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी का अच्छे तरीके से सामना कर सकें, कुछ ना कुछ मदद फराहम करेंगे। लेकिन उसके लिए जो चैनलाइज फॉर्म या चैनलाइज तरीके डेवलप किए गए थे वो हाईली ब्यूरोक्रेटिक और हाईली कम्प्लेक्स थे। के तौर पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर था, तकरीबन 20 साल तक इम्प्लीमेंट रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान ने या दूसरी किसी कंट्री ने भी इसकी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो सबसे में ज़रूरत थी कि लॉस एंड डैमेज, जिसका जिक्र इससे पहले भी होता रहा है, उसको मटीरियलाइज़ किया जाए। चलते हैं फाइनल टर्म लॉस एंड डैमेज फ़ंड। लॉस एंड डैमेज फ़ंड पाकिस्तान ने G77 मीटिंग, जो कि 134 कंट्रीज़ की एक मीटिंग थी UN में, उसके अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लॉस एंड डैमेज फ़ंड जो है वो कायम किया जाए और उसके ऊपर COP27 के अंदर बात हो। अगेन रिमाइंडर कि आप मेरी COP27 की वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको COP27 की समझ आ जाए। डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कैसे की और ऐसी कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ये तमाम पुल आउट करने में कामयाब हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो है कि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब मानसून के अंदर आया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब था। 1/3 पाकिस्तान होल मैस एरिया वाज अंडर वाटर। तकरीबन 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का पानी के अंदर था। इसके अलावा तकरीबन 3 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को $40 बिलियन का नुकसान हुआ है और इंसानी ज़िया तो इरिपेयरेबल डैमेज में आ जाता है, जिसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा केस ये था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने लीडरशिप की, कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी का सामना कर रहा है, जो कि इसने खुद काज नहीं किया बल्कि दूसरे एशियन कंट्रीज़ ने काज किया। पॉजिटिव चीज़ जो पाकिस्तान के पास थी वो पाकिस्तानी नेशनल डिटरमाइंड गोल्स थे। पाकिस्तान ने नेशनल डिटरमाइंड गोल्स को इस तरह क्राफ्ट किया था कि 2030 तक ये तकरीबन नेट ज़ीरो तक पहुंच जाएगा, जबकि बहुत से कंट्रीज़ जैसा कि चाइना है,
यूएसए है और इंडिया वगैरह हैं, वो 2060 तक भी इस कोर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो पाकिस्तान के पहले भी जो प्लान्स थे, लाइक बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था, फिर उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के जो गोल्स थे, और पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से और उससे पहले नून लीग गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इंतहाई पॉजिटिव इमेज जो है वो कायम हो चुका था। आप बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मिडल ईस्ट ने अपना ग्रीन इनिशिएटिव निकाला तो उन्होंने उससे स्पॉन्सर करने के लिए, उसे प्रोपोगेट करने के लिए पाकिस्तानी पीएम को बुलाया था। तीसरी पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के पास यूएन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस का विज़िट था, जो कि ख़ुद पाकिस्तान आए, जिन्होंने अपनी आंखों से इस सैलाब को देखा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो अपनी आंखों से सैलाब का मंजर देख ले तो वो किस तरह उस चीज़ को डिफेंड करता है और पाकिस्तान को रिप्रेशन दिलाने की तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को यूएन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने G77 की सदारत की। फिर उसके अलावा COP27 के दौरान भी डिफरेंट कमेटीज़ की जो सरबराही है वो पाकिस्तान ने की। फोर्थ और सबसे बड़ा जो सहारा पाकिस्तान के पास था वो चाइना था। इससे पहले जितनी दफ़ा भी इकनॉमिक रिपरेशन की बात होती है कि बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो रिपरेशन पे करेंगे स्मॉलर कंट्रीज़ को, तो चाइना बीच में आ जाता है। अब केस यह है कि चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, बजाय इसके बावजूद कि वो दूसरी बड़ी इकॉनमी है। उसकी वजह यह है कि उसकी पर कैपिटा जो इकॉनमी है वो बाकी तमाम कंट्रीज से काफ़ी कम है, और उसकी पर कैपिटा एमिशन यानी कि पर पर्सन के लिहाज से जो एमिशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में इंतहाई कम है। तो वो इसलिए अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेके आता है। और इसके अलावा एक और आर्गूमेंट भी है जिसे हम हिस्टोरिकल जस्टिस कहते हैं, जिससे मुराद है कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो पिछले 200 साल से जो कार्बन रिलीज़ हो रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही है, जबकि चाइना की जो एमिशन है वो तो स्टार्ट ही पिछले 10 सालों से हुई है। तो इसलिए जो इस वक्त 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो अर्थ का टेम्परेचर राइज़ हुआ है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से हुआ है, ना कि चाइना की वजह से हुआ है। जब चाइना अपनी ग्रोथ करना चाह रहा है तो ये बीच में लाकर इकोनॉमिक सैंक्शन और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड सामने ला के रख रहे हैं कि इनको अपनी इकॉनमी को ग्रीन करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए चाइना कह रहा है कि हिस्टोरिकली हमने कम इमिशन किया, तो हम अपना इमिशन को कोटा पहले पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाए। COP27 में पहली दफ़ा चाइना ने ये बात मानी है कि अगर लॉस एंड डैमेज फ़ंड कायम होता है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ंड देने को तैयार हो जाते हैं तो वो भी उसको फ़ंड करेगा। अब ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जो कि US की और यूरोपियन कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी को सामने ले आया था, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ और US के पास जो आर्गूमेंट्स है वो बहुत कम बचे थे। इसमें जो बड़ी चीज़ जो इस COP27 में देखने को मिली वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्ट्रगल और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी थी। शहरी रहमान की तरफ से भी काफ़ी ट्वीट आए। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन की तरफ से पाकिस्तान की आवाज़ को काफ़ी हद तक सराहा गया कि पाकिस्तान ने इंतहाई डेकोरम डिसिप्लिन का सामना किया, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने साथ कन्विंस करना और इसके अलावा US को कन्विंस करना और अपनी बात को मनवाना एक बड़ा स्टेप था जिसको पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली कैटर किया। COP27 की इख्तितामी रेजोल्यूशन के अंदर लॉस एंड डैमेज फ़ंड को कायम किया गया। इसके अलावा ट्रांजिशनल कमेटी कायम की गई। अब ट्रांजिशनल कमेटी का काम ये था कि वो उन कंट्रीज़ का तयन करेगी कि जो कंट्रीज़ लॉस एंड डैमेज फ़ंड के अंदर फंडिंग करेंगे। अलावा ट्रांजिशनल कमेटी का ये काम भी है कि वो फंडिंग आखिर आगे एलोकेट किसको होगी, किस किस कंट्री को जाएगी, और इसका फ़ैसला COP28 के अंदर होगा, जो कि कतर और दोहा के अंदर होने वाली है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में कोई एक प्रॉपर मैकेनिज़्म सामने आया है जिसकी वजह से एक प्रॉपर फ़ंड बनाया गया है जिसको तमाम कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। और इसमें जो डिफरेंट बात सामने रखी गई है वो ये रखी गई है कि पहली दफ़ा US और यूरोपियन जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से ये लायबिलिटी तस्लीम की गई है कि उनके ऊपर एक लायबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे कि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से वो फ़ाइट कर सकें। इससे पहले जो फ़ाइट होती थी वो ये होती थी कि जो इकनॉमिकल फंडिंग है वो ह्यूमनिज़म की बेस के ऊपर होगी या वाकई ही कोई लायबिलिटी मौजूद है इकनॉमिक जस्टिस के हिसाब से, इन्वायरमेंटल जस्टिस के हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्रिटिसिज्म देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है कि इससे पहले भी बहुत से वादे किए जा चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से और डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि 100 बिलियन का फ़ंड कायम किया जाएगा, जो कि आज तक कायम नहीं किया गया। तो ये भी एक सिर्फ लिप सर्विस है और एक सिंपल स्ट्रोक ऑफ पेन है जिसकी वजह से और जिसका जो है वो आगे कोई इम्पैक्ट निकलने वाला नहीं है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से जो तनकीद सामने आई है वो ये आई है कि कटिंग द कार्बन एमिशन को इग्नोर करने के लिए, उससे मुराद ये है कि इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मीटर है वो चाइना है,
और वो अपनी एमिशंस को कम नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरे जो है वो तरीके जो है अपनाना चाह रहा है, जिसकी एक शक्ल हमें लॉस एंड डैमेज फ़ंड की शक्ल में मिलती है कि आप फ़ंड करें, जो हम एमिशन रिलीज़ कर रहे हैं उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है।